हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज एन एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, पहले तो ये देखते हैं। एनारोबिक का मतलब होता है शॉर्ट हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी जहाँ मसल वर्क करते हैं विदाउट इनफ ऑक्सीजन। जहाँ इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होती वहाँ मसल वर्क कर रहे होते हैं। और एनर्जी आ कहाँ से रही होती है, स्टोर्ड सोर्सेज। स्टोर्ड सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, एटीपी, कैराटिनिन, फॉस्फेट या ग्लाइकोलाइसिस। इसके एग्जांपल में हमारे पास वेट लिफ्टिंग या जंपिंग वगैरह आ सकता है। इसके अलावा जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है ये लॉन्गर होती है, मॉडरेट एक्टिविटी होती है। यूजिंग क्या कर रही होती है, यूजिंग क्या कर रही होती है ऑक्सीजन को, उसमें था कि वो विदाउट ऑक्सीजन कर यूज हो रहा है, इसमें क्या ऑक्सीजन यूज हो रही होती है। इसके एग्जांपल में आती है जॉगिंग, साइकिलिंग या ट्रेडमिल। तो जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, पुल अप्स और पुशअप्स, ऑप्शन ए एंड बी, इसमें क्या होते हैं, मसल की इंड्योरेंस या स्ट्रेंथ। तो ये डेफिनेटली पार्शियली एनारोबिक हो सकता, कैन बी पार्शियली एनारोबिक हो सकता है अगर इसको हम हाई इंटेंसिटी पर करें। इसके अलावा आ सकते हैं वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग क्या होती है, क्लासिकल एनारोबिक एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ हाई एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है कि एनारोबिक का मतलब होता है शॉर्ट और हाई इंटेंसिटी। तो वेट लिफ्टिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ट्रेडमिल रनिंग के, ये भी एरोबिक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। और ये हमारे पास कौन सी बुक से लिया गया है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, हमारे पास अगला एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अ रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन सेकेंडरी टू स्पास्टिसिटी। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसमें ये बताना है, एक तो ये न्यूरोलॉजी की बुक से लिया गया है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद रेंज। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है हमारे पास प्री आर्टिकुले प्री आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर। इसका मतलब क्या होता है, स्टिफनेस हो जाना ड्यू टू किसकी वजह से, ज्वाइंट कैप्सूल या लिगामेंट की वजह से। इसकी एग्जांपल में आता है फ्रोजन शोल्डर। अगला ऑप्शन हमें उसने दिया फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर। फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, जो फाइब्रोटिक क्लब से समझ आएगा, फाइब्रोस टिश्यूज जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं नॉर्मल मसल्स के साथ। ठीक है, और इरिवर्सिबल स्टिफनेस हो जाती है। उसके अलावा उसने हमें ऑप्शन दिया है मायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें क्या होती है, मसल की शॉर्टनिंग हो जाती है, किसकी वजह से, इमोबिलाइजेशन की वजह से या स्पास्टिसिटी की वजह से। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है सूडोमायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्चर। ये क्या होते हैं, पेयर और ये मसल शॉर्टनिंग होती है स्पास्टिसिटी या हाइपरटोनिसिटी की वजह से। ये कॉमन किसमें होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के, कौन सी कंडीशन, लाइक स्ट्रोक, सेरिब्रल पाल्सी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है जो सेकेंडरी टू स्पास्टिसिटी, उसने बता दिया है कि रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन सेकेंडरी टू स्पास्टिसिटी। तो मैंने इसमें जो बताया है सूडोमायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्चर हमारे पास क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास मसल शॉर्टनिंग हो जाती है स्पास्टिसिटी और हाइपोटोनिसिटी की वजह से। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेल्पफुल टू डायग्नोज अ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, अब उसने हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए ट्रोपोनिन, ऑप्शन बी अमाइनो ट्रांसफेरेज, ऑप्शन सी ग्लूकोज फॉस्फोकाइनेज एंड ऑप्शन डी केराटिन फोस्फोकाइनेज। ट्रोपोनिन पहले कार्डियक ट्रोपोनिन पहला ऑप्शन है। ट्रोपोनिन के इसमें क्या होते हैं, मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर होता है हार्ट इंजरी का। ये राइज क्या करते, 3 to 6 आवर्स में, और स्टेज क्या करते हैं, एलिवेटेड कब तक, 7 से 14 दिन तक। गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जो यूज डायग्नोस करता है एमआई को। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो उसमें उसने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि ऑप्शन के अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को सबसे हेल्पफुल किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रोपोनिन टी एंड आई, जो दोनों ऑप्शन, मतलब यहाँ तो नहीं लिखे, वैसे ट्रोपोनिन टी और आई दोनों से हम एमआई को डायग्नोस कर सकते हैं। ऑप्शन जो केराटिन फोस्फोकाइनेज है, ये भी 4 to 6 आवर्स तक होता है, रिटर्न कर देता है नॉर्मल 2 to 3 डेज में, हेल्पफुल होता है बट लेस स्पेसिफिक होता है ट्रोपोनिन के। सेम एज जो माइनो ट्रांसफेरेज होता है वो भी पास तक यूज होता है बट वो भी स्पेसिफिक नहीं होता। तो इसलिए ट्रोपोनिन इज द मोस्ट हेल्पफुल, सबसे हेल्पफुल और स्पेसिफिक टेस्ट होता है किसको डायग्नोस करने के लिए, एमआई को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास किस बुक से लिया गया है, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी से। ठीक है, अब एमसीक्यू 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डिफिकल्ट एक्सपायरेशन इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, सीओपीडी। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज क्या होता है, इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फाइजीमा की कम्बिनेशन को हम सीओपीडी कहते हैं। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम होती है एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की। ठीक है, और एक्सपायरेशन इसमें डिफिकल्ट क्यों होती है, क्योंकि एयरवेज जो होते हैं वो नैरोअर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा
किस किस वजह से एयरवेज नैरो होते हैं? इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से हो सकते हैं, कोई म्यूकस की हाइपर सिक्रेशन हुई उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये एयर ट्रैपिंग करते हैं और डिफिकल्टी किसमें करते हैं? पुशिंग एयर आउट। ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन जिसमें हुआ है ना वो रिड्यूस्ड एयरवे डायमीटर। उसने बता दिया ना कि एयर वे बिकम नैरोअर, तो डेफिनेटली नैरोअर है, तो एयरवे रिड्यूस क्या कर देते हैं? एयरवे डायमीटर। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। रिड्यूस लंग्स इलास्टिसिटी, ये एम्फाइजीमा में होती है, बट ये डायरेक्ट कॉज नहीं होता डिफिकल्ट एक्सपायरेशन का। इसके अलावा रैपिड ब्रीथिंग जो है तो ये भी रिजल्ट है, बट ये कॉज नहीं है। अगर एक्सपायरेटरी मसल फटीग है तो ये भी हैपन होता है स्वे डिजीज में, बट नॉट द प्राइमरी कॉज। सो द मोस्ट लाइकली कॉज हमारे पास क्या है? रिड्यूस्ड एयरवे डायमीटर, ऑप्शन सी। अगला एमसीक्यू का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिहेबिलिटेशन गोल फॉर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इन द मिनिमम प्रोटेक्शन फेज? ठीक है। इसकी तीन फेजेस होती हैं। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज जिसको हम एक्यूट फेज कहते हैं, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज जिसको हम सब एक्यूट फेज कहते हैं, और मिनिमम प्रोटेक्शन फेज जिसको हम क्रोनिक स्टेज कहते हैं। इसमें जो एक्यूट स्टेज है उसके गोल्स क्या हैं? प्रोटेक्ट करती है लिगामेंट को, कंट्रोल करती है पेन और स्वेलिंग को, और हमारे रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखती है। और इसमें उसने हमें ऑलरेडी बताया है कि हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, कि कौन कौन सी रिहेबिलिटेशन मेडिकल कोलेटरल लिगामेंट प्रोटेक्शन फेज। ठीक है, कि हमारा मेन गोल क्या है? डिक्रीज करना पेन को। ठीक है। मॉडरेट में क्या होता है? ये रिस्टोर कर देती है रेंज ऑफ मोशन को, लाइट टर्न स्ट्रेंथनिंग कर देती है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर देती है वेट बेरिंग को। ठीक है। क्रोनिक है तो इसमें क्या होता है कि पेन और स्वेलिंग क्या होती है? मोस्टली रिजॉल्व हो जाती है। तो गोल्स इसके क्या क्या है? ये नॉर्मलाइज करती है गेट को, इम्प्रूव करती है हमारी फंक्शनल मोबिलिटी को, और प्रोग्रेस किसमें करती है? स्ट्रेंथनिंग वगैरह में। तो सबसे परफेक्ट इसमें बेस्ट आंसर क्या है? नॉर्मलाइज गेट। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी में रेंज ऑफ मोशन है, और ऑप्शन डी जो है वो इम्पोर्टेंट है बट एम्फेसाइज, मतलब उसको वो मॉडरेट फेज में आता है। तो पहला ऑप्शन हमारे एक्यूट में चला गया था, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास नॉर्मलाइज गेट, ये हमारे पास ऑप्शन है जो मिनिमम प्रोटेक्शन फेज में यूज हो रहा होता है। ठीक है, कि मिनिमम प्रोटेक्शन फेज के अंदर मेडियल कोलेटरल लिगामेंट के अंदर। और ये जो MCQ 20 है ये भी हमारे पास MSK की बुक से लिया गया है। MCQ नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी मास इंडेक्स वैल्यूज इज कंसिडर्ड ओवरवेट? ठीक है। सबसे पहले WHO BMI क्लासिफिकेशन से 18.5 से 24.9 होगा तो नॉर्मल वेट है, 18.5 से कम होगा तो अंडर वेट है, 25 से 29.9 होगा तो ओवर वेट है, अगर ग्रेटर देन 30 होगा तो ओबीज है। ठीक है। फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है, तो उसने हमसे पूछा कि कौन सा है जो ओवर वेट है। तो 25 से 29, ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास ओवर वेट है। ठीक है, क्योंकि 30 to 34 ये ओबीज आ जाते हैं, 18 to 20 अंडर वेट आ जाते हैं, और 21 से 24 ये हमारे पास नॉर्मल वेट आ जाते हैं। अगला उसने हमें ये हमारे पास कहाँ से लिए गए? ये कम्युनिटी मेडिसिन से लिया गया। ठीक है। MCQ नंबर 22 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ रिहेबिलिटेशन आफ्टर पेटेलोफिमोरल डिसलोकेशन? पेटेलोफिमोरल डिसलोकेशन क्या होती है? पेटेला स्लिप ऑफ कर जाता है अपने ग्रूव से, यूजली लेटरली साइड पर जब वो स्लिप ऑफ कर जाता है ग्रूव से तो उसका पेटेलोफिमोरल डिसलोकेशन कहते हैं। जब पहले फर्स्ट डिसलोकेशन होती है तो इसका बिगेस्ट डिस क्या होता है? एथलीट्स के अंदर, यंग एथलीट्स के अंदर होता है। ठीक है। इसके रिहेबिलिटेशन गोल्स में क्या आता है? एक्यूट फेज में ये वो सेम वही काम करता है, कंट्रोल करते हैं पेन और स्वेलिंग को, सब एक्यूट में रिस्टोर कर देते हैं रेंज ऑफ मोशन को, और मेन फेज में क्या करते हैं? स्ट्रेंथन करते हैं हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स को, और इसके अलावा हमारे बायोमैकेनिक्स और बैलेंस ट्रेनिंग को करेक्ट करते हैं। इसका अल्टीमेट गोल क्या कर होता है? प्रिवेंट करना रिकरेंस ऑफ द डिसलोकेशन को। ठीक है। जो ऑप्शन ए है एरोबिक्स, और ऑप्शन बी स्ट्रेचिंग, एंड ऑप्शन सी स्ट्रेंथनिंग, ये सारे पार्ट्स हैं रिहेबिलिटेशन के। ठीक है। तो रिड्यूस द चांस ऑफ रिकरेंस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका, कि कौन सा मेन एम है रिहेबिलिटेशन को जो पेलविक फीमोरल की डिसलोकेशन करवाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी हमारे पास MSK की बुक से लिया गया है। अगला हमारे पास है एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज करेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहता है, ब्रोंकाइटिस है तो ITIS का मतलब इन्फ्लेमेशन, सडन इन्फ्लेमेशन हो जाना ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से। इसमें क्या होता है? प्रोडक्टिव कफ होती है या स्पुटम होता है। ठीक है। विजिंग ब्रोकन स्पास में क्या होता है? विजिंग कर देता है या डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, फीवर, चेस्ट टाइटनेस, सॉर थ्रोट वगैरह आ जाते हैं।
ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रोंकल सिक्रेशन। ठीक है, वो हमें उसने ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसके अलावा ड्राई कफ है, ये वायरल इन्फेक्शन है एस्थमा का, बट एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ये प्रोडक्टिव, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ये टिपिकली क्या होता है? प्रोडक्टिव कफ होती है। ऑर्थोपेनिया कहते हैं डिफिकल्ट होती है ब्रीथिंग वाइल लेइंग, मतलब लेइंग पोजीशन में है, बिल्कुल लेइंग पोजीशन में है, तो उसकी डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में। और ये मोर रिलेटेड होता है हार्ट फेलियर का। क्लबिंग है, तो ये सीन किसमें होती है? क्रोनिक हाइपोक्सिया में। इसमें क्या होता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लंग कैंसर वगैरह होती है, तो